आज हमने जिन मिसाइल पे गुफ्तगू करनी है वो खबर आप तक पहुंच गई होगी। खबर ये है जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख दिया है कि ड्रॉप साइट ने साइफर एज इट इज छाप दिया है। ये छापा है रायन ग्रेम ने, बहुत बड़े साथी हैं अमेरिका के। अब हमारी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तानी गद्दार थे, मीर जाफर थे, मीर सादिक थे, ये वहां ड्रॉप साइट पे मुकदमा कर दें और अगर ये सच्चे हुए तो मुकदमा जीत जाएंगे और इनको लाखों डॉलर्स भी जो है हर्जाने के तौर पे मिलेंगे। दूसरा मुद्दा आपके सामने रखना है जनरल आसिम मुनीर एंड ऑगिस्टो पिनोशे। अक्सर आपने मेरे मुंह से ऑगिस्टो पिनोशे का नाम सुना होगा। एक मुल्क है जनूबी अमेरिका में, चिली, और ये बड़ा लंबा मुल्क है। इसको अमेरिकी तस्मा कहते हैं क्योंकि ये लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है। ऑगिस्टो पिनोशे ये फाशिस्ट थे चिली के। इन्होंने चिली में क्या किया और जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में क्या किया, इन दोनों में सख्त मुकाबला है। इसका जायजा लेंगे। फिर साइफर के नतीजे में कौमी गद्दारों की एक लिस्ट सामने आई कि ये सारे कौमी गद्दार हैं और वो कौमी कभी तरक्की नहीं करती जो अपने गद्दारों को अंजाम तक नहीं पहुंचाती, जो अपने गद्दारों को सजा नहीं देती। वो कौन से गद्दार हैं, इसमें किस किस का हाथ था, ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा इमरान खान के मुकाबले में तमाम जर्नैल झूठे साबित हुए, चाहे कोई 3 स्टार था, चाहे कोई 4 स्टार था। तमाम सहाफ़ी झूठे साबित हुए, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन, लौंडा लपाड़ा, सारे झूठे साबित हुए, नदीम मलिक जैसा बंदा भी। इसके अलावा जो सियासी जमातें थी इलाकाई काफी सारी, वो झूठी साबित हुई। तो ये हमारे आज 3-4 मुद्दे या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग मुझे पाकिस्तान से सुन रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, सबको सलाम, सबके लिए दुआएं। और आप जानते होंगे कि आज 18 मई 2026 की तारीख है। पाकिस्तान में जो गर्मी है वो उरूज पर है, लेकिन आप जानते हैं अल्लाह की तरफ से है। गर्मी में अपनी हिकमत है और सर्दी में अपनी हिकमत है। दिन आज पीर का है, सोमवार का है, एक नया हफ्ता शुरू हुआ है। ये हफ्ता मैंने सुबह बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान और अमेरिका के तनाजुर में। इसके अलावा ये जो साइफर वाला मामला खुला, इस पे जो है ना कहा जा रहा है कि अंदर से दीवार गिरी है, ये ड्रॉप साइट तक साइफर किसने पहुंचाया। ये मैं अपने मोहतरम नाजरीन पे वाज़ेह कर दूं कि ये एक किस्म का खत होता है, एक किस्म की केबल होती है जो अपने मुल्क के सफारत खाने को भेजा जाता है। दूसरे मुल्क में जो हमारे सफीर है ना, तो वो साइफर या खत या लेटर वो भेजते हैं अपने सफारत खाने को और ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। लेकिन ये कोडेड होता है, इसमें कौमे का अलहदा मतलब होता है, फुल स्टॉप का अलहदा मतलब होता है। यानी अगर आपके हाथ में आ जाए या मेरे हाथ में आ जाए तो हम उसको डिकोड नहीं कर सकेंगे कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल पाकिस्तान में ये मौसूल होता है साइफर, और इमरान खान काबीना के इजलास में इसको डिकोड करते हैं, जिसमें खुली धमकी होती है कि इमरान खान यूक्रेन और रूस की जंग में जो है वो गैर जानिबदार क्यों हैं, वो यूक्रेन की हमायत करें। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का भी खत आता है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि क्या हम किसी के गुलाम हैं। ये फिक्रा उस वक्त कहा गया था जब यूरोपीय यूनियन ने खत लिखा कि जी आप यूक्रेन की हमायत करें और आप रशिया की जानिब जो है वो झुकाव रखते हैं, क्योंकि इमरान खान ने दौरा किया, यूक्रेन की जंग छिड़ गई। इमरान खान का मतलब गंदम और सस्ता तेल लेना था, लेकिन पीछे से जनरल बाजवा ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान ने यह दौरा अपनी मर्जी से किया है। हालांकि इमरान खान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को वो एतमाद में लिया था। साबिर शाकिर कहते हैं कि
पौने पौने घंटे तक जनरल बाजवा उस वक्त के अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो को वो कॉल करते और जो है ना वो शिकायतें लगाते कि जो है वो इमरान खान क्या कर रहा है और सारा कुछ अपने तौर पे कर रहा है। अब डोनाल्ड डू क्या लिखते हैं साइफर में, जो अंडर सेक्रेटरी हैं अमेरिका के उस वक्त के, वो लिखते हैं, अभी ये ज़हन में रखें कि अदम एतमाद का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। डोनाल्ड डू साइफर में लिखते हैं कि अगर अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटा दिया गया या हटा दिया जाए तो पाकिस्तान के जो तमाम गुनाह हैं, जो तमाम गलतियां हैं, वो माफ की जा सकती हैं। अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में जलजला बर्पा हो जाता है। अमेरिकी कौंसलर जनरल कभी राजा रियाज को मिल रहा है, कभी जो है वो MQM से मिल रहा है, कभी किससे, और बिल्कुल तेजी आ जाती है, सारा कुछ आपके सामने। MQM साथ छोड़ देती है, काफ लीग साथ छोड़ देती है, इसके अलावा अख्तर मेंगल साथ छोड़ देता है। फजल रहमान की सरबराही में रातों रात PDM बन जाती है। फजल रहमान से मुलाकातें होती हैं। फजल रहमान इस बात की गवाही टीवी पे दे चुके हैं कि ये अदम एतमाद वो जनरल बाजवा और नदीम अंजुम लेकर आए। मरियम नवाज का जो रिकॉर्ड पे बयान है वो ये कि अदम एतमाद उस वक्त कामयाब होती है जब उसको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो या जर्नैलों की हमायत हासिल हो। ये पहली अदम एतमाद थी जो कामयाब हुई, और कामयाब क्यों हुई? क्योंकि इसके पीछे जनरल बाजवा थे। इसके पीछे जनरल बाजवा का ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद था। इसके पीछे DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, और जनरल बाजवा के ससुर के पास ये मुलाकातें होती। ख्वाजा आसिफ जाता, राना तनवीर जाता, ये ओजड़ी पका कर लेकर जाते। उस लानती को ओजड़ी बड़ी पसंद थी और वो ओजड़ी खाता, और तमाम पाकिस्तान का वो उस वक्त मालिक बना हुआ था, और सारी जो पावर गेम थी वो उसके डेरे पे हो रही थी, जनरल बाजवा के ससुर के डेरे पे। यानी इसमें 3 जर्नैल जिन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा किया, गद्दारी की, उसमें पहले नंबर पे जनरल बाजवा थे, दूसरे नंबर पे DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, और तीसरे नंबर पे मेजर जनरल एजाज अमजद जो कि बाजवा का ससुर था। ये जो है वो शामिल थे। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि जो इसके बेनिफिशरी थे और जिन लोगों ने अदम एतमाद को कामयाब बनाने में पाकिस्तान से गद्दारी की। क्योंकि इमरान खान बाजवा को बार बार कहते रहे कि इस वक्त वो हुकूमत को टॉपल न करें, बड़ी मुश्किल से जो मेशत है वो 6.1 पे गई है, ये मेशत तबाह हो जाएगी, हमारी मेहनत तबाह हो जाएगी। और हर हर्फ इमरान खान दुरुस्त साबित हुए। इमरान खान के बाद आपने मुल्की हालात देखे, आपने मुल्की बरामदात देखी, आपने बिजली के बिल्स देखे, आपने पेट्रोल की कीमतें देखी, आपने IMF के कर्जे देखे। यानी पाकिस्तान ने 78 सालों में इतने कर्जे नहीं लिए जितनी इस इंपोर्टेड रजीम ने वो 4 साल में ले लिए, इतने कर्जे। और जिन लोगों ने इसमें ताउन किया उसमें पहले नंबर पे जनरल बाजवा जी कौमी गद्दार हैं। ये कौमी गद्दार हैं जिन्होंने कौम के साथ बुरा किया। इमरान के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं। इमरान को पहले भी लोग चाहते थे, अब भी चाहते हैं। इस साइफर के छपने के बाद इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ जाएगी। इमरान खान की सदाकत पे स्टैंप लग गई। शाह महमूद कुरैशी सच्चे साबित हुए। नंबर 1 जनरल बाजवा, नंबर 2 जनरल नदीम अंजुम, नंबर 3 जनरल एजाज अमजद, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम सीनियर सियासतदान, अदम एतमाद के लिए बिकने वाले तमाम लोटे सियासतदान, ये सारे गद्दार हैं। वह इलाकाई सियासी जमातें, MQM, तहरीक लब्बैक मरहूम, उसके बाद जियो न्यूज, उसके बाद मुनीफ फारूक, उसके बाद गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, सरकारी हाजन, तलत हुसैन जिसका बेटा पर्ची पे करके टीम में शामिल हुआ, हामिद मीर,
उसके बाद साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजी इस्लामाबाद जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिसने रात को 12 बजे अदालतें खोली। धोती नहीं थी, सिर्फ एक कमीज थी, नीचे धोती नहीं थी, और वो भागता हुआ आया और उसने लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के कहने पे, ये भी आर्मी चीफ बनना चाहता था अजहर अब्बास, उसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट खोली, उसका शटर ऊपर कर दिया। उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये बाद में इसको जमहूरियत का हैजा हुआ, कानून का हैजा हुआ, और अपने गुनाह धोने के लिए ये जमहूरी बन गया। लेकिन इसने भी रात को 12 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल दी। इसकी भी धोती नहीं थी, नाड़ा इसके हाथ में था, और इसका मौकिफ था कि इमरान खान जनरल बाजवा को डिसमिस कर रहे हैं। काश इमरान खान जनरल बाजवा को डिसमिस कर देते और धक्के मार के निकालते। काश इतनी अथॉरिटी होती पाकिस्तान के वजीर आजम के पास कि वो किसी सिटिंग आर्मी चीफ को शटअप कॉल देते और घर भेजते। इसके अलावा जो है ये व दीगर हमनवा सब के सब कौमी मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, कौमी गद्दार डिक्लेयर हो चुके हैं। एक मुंतखब सियासी हुकूमत को घर भेजना और इस तरह धौंस और धांधली से घर भेजना, रिश्वत से घर भेजना, सिंध हाउस में मंडियां लगाना, सिंध हाउस में मसाजर लड़कियां बुलवाना, राजा रियाज का मसाज करवाना, शर्जील मेमन के जिम्मे नए नोट, बकौल इमरान रियाज नए नोट, पुराने नोट नहीं, नए नोटों की बोरियां शर्जील मेमन के जिम्मे लगाना। वो जी ये काबिज लोग यकीनन इन्हें सजा नहीं होने देंगे। सिंपल है। मैंने आपको एक इंडिया की फिल्म का डायलॉग बताया था। एक इंस्पेक्टर वो एक नेता को, सियासतदान को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। तो वो नेता, सियासतदान बहुत बड़ा कहका लगाता है। वो कहता है कि 47 से आज तक कभी सुना है कि किसी सियासतदान को सजा हुई है? ये नेता इंस्पेक्टर को कहता है। बात तो ठीक है, पाकिस्तान में कभी सुना है? सजाएं होती हैं तो अदाकारा नूर मिलती है, कैचअप गर्ल फरजाना राजा मिलती है, एयर कंडीशन मिलते हैं, दिन में 60 मुलाकातें होती हैं, कैरी डब्बे पे खाने आते हैं, खानों की लिस्टें पहले दी जाती हैं। ये तो सिर्फ इमरान खान है, वरना कौन कैद होता है इस तरह? ये किसको सजा हुई है, किसको निशान इबरत बनाया गया है? अब ये 3 जर्नैल फांसी के हकदार हैं। इजाज अमजद फांसी का हकदार है, बाजवा फांसी का हकदार है, नदीम अंजुम फांसी का हकदार है कि इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा और गद्दारी की पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ इन्होंने गद्दारी की और पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया। बहरहाल ये सिस्टम, ये काबिज लोग यकीनन इन्हें सजा नहीं होने देंगे, मगर कौम ने अपने मुजरिम और गद्दार अच्छी तरह पहचान लिए हैं। आप लोगों को इसलिए बताया है, आप इमरान खान के हामी हो, आप इमरान खान के हामी ना हो, बिल्कुल, लेकिन एक मुंतखब हुकूमत को इस तरह घर भेजना, इस तरह, यानी अगर अदम एतमाद ऑर्गेनिक होती, मैं ये बात 100% मानता हूं कि इमरान खान के दौर में चीजों की कीमतें ऊपर गई, इमरान खान के दौर में डॉलर महंगा हुआ, इमरान खान के दौर में पेट्रोल महंगा हुआ, इमरान खान के दौर में बद इंतजामी थी, इमरान खान का उस्मान बुजदार का फैसला गलत था, इमरान खान का बाजवा को एक्सटेंशन का फैसला गलत था, इमरान खान का नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई बनाने का फैसला गलत था। इमरान खान डटे रहते, वो जनरल सरफराज को डीजी आईएसआई बनाना चाहते थे, जो बाद में हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हुए। ये गलत फैसले थे। इमरान खान इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं है, मासूम तो नहीं है, लेकिन अब जब कंपैरिजन करते हैं, अब जब हम मुआवजा करते हैं, तो वो हमें दौर जो है वो सुनहरा लगता है। सुनहरा दौर था, चाहे वो पेट्रोल के लिहाज से हो, चाहे वो कर्जों के लिहाज से हो, चाहे वो महंगाई के लिहाज से हो, चाहे वो बेरोजगारी के हिसाब से हो। आपके सामने, मैं तो नहीं कह रहा आप पेट्रोल नहीं डलवाते, आप आटा नहीं खरीदते, आप गंदम नहीं खरीदते,
आप कुकिंग ऑयल नहीं खरीदते, आप बिजली का बिल नहीं देते, आप गैस का बिल नहीं देते। मेरे कहने की क्या जरूरत है, आप खुद देख लें कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है, पहले कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा जुर्म क्या हुआ, सबसे बड़ा जुर्म, मैं अक्सर कहता हूं कि जर्नैल वजीर आजम बनाते हैं, ठीक है, बनाए, मोहतरम सिराजुल हक को क्यों नहीं बनाते, उनको बना दें। 25 करोड़ में कोई मुत्तकी, कोई साफ सुथरा जर्नैल भी है, साबका जर्नैल भी है। मुझे एक ब्रिगेडियर का पीए बता रहा था, ब्रिगेडियर का पीए, कि मेरा जो ब्रिगेडियर है ना, वो 1 कप चाय और 4 पीनट वाले बिस्किट खाता है टी ब्रेक में। गौर से सुनना है, वो ब्रिगेडियर है अभी, 1 कप चाय का और 4 पीनट वाले बिस्किट खाता है। पैकेट में होते हैं 10 बिस्किट या 4 बिस्किट, मसलन उसकी कीमत है 20 रुपए। 20 रुपए को वो 10 बिस्किटों पे तकसीम करता है। 2 रुपए का एक बिस्किट हो गया, अगर 10 बिस्किट है, 2 रुपए का एक बिस्किट, 20 रुपए का पैकेट, 4 बिस्किटों के पैसे बनते हैं 8 रुपए। वो रजिस्टर पे लिखवाता है, वो लिखवाता है रजिस्टर पे 8 रुपए, वो 4 बिस्किट और एक चाय का कप, वो लिखवाता है कि मैंने पिया है, मैंने बिस्किट खाए हैं। वो ब्रिगेडियर भी मौजूद है, उसका पीए भी मौजूद है। जब मैं बात करता हूं ना, तो वो कहता है कि कभी आओ, कभी आओ। अगर मेरे ब्रिगेडियर के घर में एसी हो तो मैं अपनी मूछें साफ करा दूंगा, वो बिल नहीं दे सकता, वो नहीं बिल दे सकता। नहीं है एसी, कूलर रखे हुए हैं, दो कूलर रखे हुए हैं, एसी नहीं है उसका, यूनिफॉर्म में है, कहते बिल नहीं दे सकता। इसी तरह तनख्वाह तो फिर इसी तरह। इनको क्यों नहीं बनाते, किसी तबलीगी जमात के अमीर को क्यों नहीं बनाते? जब आपने बनाना है, जब आपने बनाना है, किसी 32 साल के लड़के को क्यों नहीं बनाते? न जिस पे कोई केस हो, न जिसकी कोई वीडियो, न जिसकी कोई ऑडियो, उसको क्यों नहीं बनाते? किसी पीएचडी को, जिस तरह ईरानी सारे पीएचडी हैं, फिर इन्हीं को, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? फिर नवाज शरीफ के बारे में आज आपको ऐसा वाक्य सुनाना है कि आप हैरान रह जाएंगे। वाक्य क्या है, पहले ये पूरा कर लूं जी। पहचान लिए हैं, और जिस दिन ताकत का तवाजुन तब्दील हुआ, ये सब शिकंजे में होंगे इंशाअल्लाह ताला बेज़निल्लाह, ये सारे लोग शिकंजे में होंगे। पता है किस दिन बाजवा ने वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ को? जिस दिन मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन हमजा शहबाज पे मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी, बाप को वजीर आजम, बेटे को वजीर आला। ये मैं कहता हूं उलमा करम रोशनी डालें, वैसे भी इस्लाम में जायज नहीं होगा कि एक मुल्क का बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला। ये मदर बिरला साहब ने, मैंने खुद पहली दफा सुना है, कहते हैं 1970 में, मदर बिरला साहब बहुत जबरदस्त सहाफी हैं, मूंछों वाले, कहते हैं कि 1970 में लाहौर से तारिक वहीद भट्ट, ये पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ रहे थे। तारिक वहीद भट्ट, सन है 1977, इसके पोलिंग एजेंट नवाज शरीफ थे, तारिक वहीद भट्ट के। फिर उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन होता है, नवाज शरीफ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेता है, और मजहर बरलास चैलेंज करते हैं कि नवाज शरीफ 9 वोट लेता है, 9 वोट लेता है टोटल। और मजहर बरलास साहब कहते हैं कि तारीख अपने आप को चूंकि दोहराती है, तो नवाज शरीफ फिर वहीं पे आ खड़ा हुआ है 9 वोटों पे, तो उसने अब 9 वोट ही लेने हैं अगर वो इलेक्शन लड़े तो, जो उसकी हालत है। ये कौमी गद्दार हैं। अब शबर जैदी क्या कहते हैं? शबर जैदी कहते हैं इनको एफबीआर का चेयरमैन लगाया था खान साहब ने। मैंने कल आपको बताया कि डॉक्टर इशरत हुसैन कहते हैं कि एफबीआर के 100 अफसरों के पास $100 मिलियन हैं, $100 मिलियन। हारून रशीद साहब कहते हैं 2200 अरब की
हर साल करप्शन होती है एफबीआर में। शबर जैदी क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जोन सी रिफॉर्म लेकर गया एफबीआर में, खान ने कहा ठीक है, जमीनों पे टैक्स लगाना है ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज पे टैक्स लगाना है ठीक है, शुगर पे टैक्स लगाना है ठीक है, लेकिन आगे आता फंस जाता बाजवा जर्नैल, वापस भेज देते। किसी जो है ना वो इस्लाह पे, किसी रिफॉर्म पे खान ने ना नहीं की, क्योंकि खान का तो कोई था ही नहीं, सारा कुछ इन्हीं का था। ये जिनके हैंडलर्स हैं, क्यों बार बार इनको लाते हैं कि वो वापस भिजवा देते। ये हैं वो गद्दार, इन्होंने गद्दारी की कौम से, इन्होंने गद्दारी की। कसम खुदा की कभी कभी सोचता हूं, हम कहते हैं ना पाकिस्तान टूट गया, जरा पीछे चले जाएं। 47 में एक भारत था, भारत के टुकड़े तो हमने किए, क्या ख्याल है? भारत के टुकड़े तो हमने किए, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, ठीक हो गया। फिर बांग्लादेश अलहदा मुल्क बन गया, इंडिया को तो नहीं मिला। बल्कि बाज किताबों में लिखा है कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वो पछताते थे कि क्यों अलहदा किया है, वो पछताते थे, कि किताब में लिखा है। हमने तोड़ा इंडिया को, हमने नहीं तोड़ा। अखंड भारत को किसने तोड़ा? हमने, जिन्ना ने, हमने तोड़ा। बांग्लादेश मौजें कर रहे हैं बंगाली। कसम खुदा की कभी कभी समझता हूं ठीक फैसला था बंगालियों का, और टाइम पे फैसला था। कल मैंने एक तस्वीर देखी है, वजीर आजम बैठा है, सामने 3 सर्विसेज चीफ बैठे हैं हाथ बांध के, बंगाली वजीर आजम के, खालिदा जिया का बेटा है। लुत्फ आ गया। तो बंगाली सियाने थे। 3 आजादियां ली बंगालियों ने, 3 आजादियां, 3 आजादियां, जिनको हमारे जर्नैल छोटे कदों वाले कहते थे। हम इन हरामियों की नस्ल बदल देंगे, हमारे जर्नैल कहते थे। 3 आजादियां। 47 में आजादी, मुस्लिम लीग वहीं बनी थी, किसी को शक है तो पढ़ ले, 1906 में वहीं बनी थी ढाका में। 47 में आजादी ली, उसके बाद 71 में आजादी ली, फिर अभी उस डाइन से आजादी ली, हसीना वाजिद से, यानी जो औरतों का आसिम मुनीर वर्जन था, उससे आजादी ली उन्होंने। 3 आजादियां बंगालियों ने, और तीनों दफा फायदे में रहे। हमें अफसोस होता है, लेकिन हमारी आदतें और बंगालियों की तरक्की देख के हम कहते हैं उन्होंने ठीक फैसला किया। अब जरा इस पे आए। ये मैंने आपको बताया जनरल अगिस्टो पिनोशे, और जो है ना वो इसके जो है ना जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं। डिक्टेटर अगिस्टो पिनोशे का नाम तारीख की फाशिस्ट डिक्टेटरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। बहुत फाशिस्ट था पिनोशे। इमरान खान ने डिक्टेटर आसिम मुनीर को जेल से अगिस्टो पिनोशे से तशबीह दी थी। खान तो फिर खान है ना, खान तो पहुंची हुई चीज है, उसका विजन तो किसी के पास नहीं है। उसने पहले कह दिया था अगिस्टो पिनोशे। अगिस्टो पिनोशे जनूबी अमेरिकी मुल्क चिली का एक जनरल था, जिसने 1973 में हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की थी। एक तवील अरसे तक वो चिली का स्याह सफेद का मालिक रहा। ओलिंदे बड़ा जबरदस्त सदर था चिली का। कोई कहता है कि उसने सदारती महल में खुदकुशी की थी, और कोई कहता है कि सदर आलिंदे को कत्ल किया गया था। अपने 17 साल के इक्तदार के दौरान पिनोशे ने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियां की, और 3000 सियासी मुखालफिन को जबरी तौर पर गैब कर दिया गया। डॉट कनेक्टिंग करनी है। शहरी हकूक मुअत्तल कर दिए गए, और मार्क्सी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई, जो कार्ल मार्क्स के ख्यालात से मुतासिर थी। उसके साथ साथ मजदूर तंजीमों के इख्तियारात कम कर दिए गए, और मुल्क में सेंसरशिप नाफिज कर दी गई। इस सूरत हाल में बहुत से दानिश्वर मुल्क छोड़ गए। इंसानी हकूक की तंजीमों की कोशिशों के बावजूद जनरल पिनोशे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।
जिस तरह भी कौमी गद्दारों का नाम बताया है, इनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे। अगर मुकदमे हुए तो कोई जर्नैल एनआरओ दे देगा। उनके 15 साल के बदतरीन इक्तदार के बाद जब अवाम को वोट का हक दिया गया तो इंतखाबी नताइज उनके हक में नहीं आए, पनोशे के हक में। यानी 15 साल बाद सदारत से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मजीद 7 साल के लिए आर्मी कमांडर का ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया और ताहयात सेंटर भी बन गया। पनोशे ताहयात और 7 साल के लिए आर्मी चीफ, डॉट कनेक्टिंग। ऑगस्टो पिनोशे ताकत के बल बोते पर इक्तदार में विराजमान था। जनरल आसिम मुनीर भी ताकत के बल बोते पर इक्तदार पर विराजमान है। कोई वोट तो नहीं लिए। ताकत, बंदूक, टैंक, तोप, मैं क्या कर सकता हूं। ऑगस्टो पिनोशे सियासी मुखालफीन को दबाता था। ठीक है जी। आसिम मुनीर इनसे कई गुना ज्यादा दबा रहा है, पिनोशे से ज्यादा, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। पिनोशे ने 3000 जबरी तौर पर गायब कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर 10,000 से ज्यादा सियासी कारकुनों को जबरी तौर पर कैद रखे हुए हैं। 3000 और 10,000। पिनोशे ने सेंसरशिप लगाया था। आसिम मुनीर ने उनसे बदतरीन सेंसरशिप लगाई है। देख ले मीडिया। उनके इक्तदार में इंटेलेक्चुअल मुल्क छोड़ देते थे। आज हजारों की तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। आज नहीं छोड़ रहे जी। पिनोशे ने मार्क्सी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी। जनरल आसिम मुनीर ने पीटीआई पर पाबंदी लगाई है। कश्मीर में देखें, अभी गिलगित में देखें जी। पिनोशे पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता था। आसिम मुनीर पर भी हर तरह के जुल्म बर्बरियत ढाने पर भी कोई भी जुर्म करना कानून से वो बालातर हैं। ये कोई जुर्म नहीं है, वो कानून से बालातर है। इस्तिस्ना है, पैगंबरों को नहीं था। ऑगस्टो पिनोशे ताहयात सेंटर था। आसिम मुनीर भी ताहयात फील्ड मार्शल हैं। ऑगस्टो पिनोशे ने शहरी हुकूक सल्ब किए थे। आसिम मुनीर ने भी सल्ब किए हैं, नहीं किए। ऑगस्टो पिनोशे ताकत के बलबोते पर इक्तदार में थे। आसिम मुनीर भी ताकत के जोर पर इक्तदार में हैं। ऑगस्टो पिनोशे ने सियासी मुखालफीन को दबाया। आसिम मुनीर उनसे कई गुना ज्यादा दबा रहा है। पिनोशे ने 3000 लोगों को जबरदस्ती गायब किया। आसिम मुनीर ने 10,000 से ज्यादा सियासी कारकुनों को जबरदस्ती कैद किया। यानी आप खुद जो है वो डॉट कनेक्टिंग कर लें। आसिम मुनीर ने 90% पाकिस्तानियों के वोट बंदूक की नोक पर छीन लिए। 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? मुखालिफ पार्टियां मानती हैं, मुखालिफ पार्टियां। तहरीक लब्बैक के पास फॉर्म 45 थे, जमा इस्लामी के पास फॉर्म 45 थे ओरिजिनल। उनके मुताबिक भी पीटीआई जीती थी, हालांकि वो मुखालिफ पार्टियां थी। उनके पास फॉर्म 45 थे। वो गवाही देती थी कि हम नहीं जीते, लेकिन ये भी नहीं जीते। नदीम अफजल चंद टीवी पे बैठ के कहता है कि हम नहीं जीते, लेकिन नून लीग भी नहीं जीती। अभी जुनैद सलीम क्या कह रहे हैं? जुनैद सलीम कह रहे हैं, बहुत बाखबर साफी हैं, कि गिलगित बल्तिस्तान में 24 सीटें हैं। 24 में से 21 सीटों पर पीटीआई जीत रही है। निशान नहीं है, ये जुनैद सलीम का दावा है। 24 में से 21। बताएं आप। वही मूली, वही स्टेपलर। और मुझे और डर है, गिलगित बल्तिस्तान वालों का मिजाज और तरह का है। अगर फॉर्म 47 वहां पे निकले और जर्नैलों ने होश के नाखून न लिए तो मामला बिगड़ भी सकते हैं। ईरान जंग पे आपने देखा, खामेनाई की शहादत पे आपने देखा, कितने मुजाहरे हुए, 7-8 लोग शहीद हो गए। जुनैद सलीम कहते हैं कि 24 में से 21 सीटों पर पीटीआई आगे है अभी से। तो बंदूक के जोर पे छीन लिए, बेच दिए, बेच दे। मैं ये नहीं समझता हूं कि ये इंसानी तारीख का जो है ना वो पहला वाकया है। आज से 1400 साल पहले ना, आप अगर तफसील से पढ़ें तो तय पड़ गई थी। यानी मौला अली के वक्त ना तय पड़ी थी।
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ना अपना वोट कास्ट कर दिया था उस्मान इब्न अफ़ान के हक में, वरना वोट बराबर थे, वोट बराबर थे। उस्मान इब्न अफ़ान के हक में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने वोट डाल दिया था और वो खलीफा मुंतखब हो गए। ठीक है। एक और वाकया है, मेरी उम्र के बंदों को याद होगा, बिल क्लिंटन के नायब सदर थे, बड़े स्मार्ट आदमी थे, अल गोर, अल्बर्ट गोर, अल गोर कहते थे उनको। बड़ा स्मार्ट आदमी था और बड़ा लायक आदमी था। ये बुश का नायब सदर था। इसका मुकाबला हुआ, नहीं सॉरी, ये क्लिंटन का नायब सदर था। इसका मुकाबला हुआ बुश से और टाई पड़ गई। वोटों के लिहाज से अल गोर जीत रहा था। मामला खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। पता है अगले दिन क्या हुआ? अल गोर ने विथड्रॉ कर लिया कि नहीं ठीक है, बस मामला छोड़ें, मुल्क चले। पूरा वाक्य पढ़ लें। अब कहते हैं ना आपकी मालूमात नाकिस होती हैं, तो आप गूगल पे चले जाया करें। बल्कि आजकल गूगल से आसान है, वो क्या कहते हैं, चैट जीपीटी या पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, या वो एआई है, वहां चले जाया करें। ये पूरा वाक्य पढ़ लें अल गोर और बुश का, कि अल गोर किस तरह विथड्रॉ हुआ कि नहीं जी ठीक है बुश जीत गया। यहां पे ये पहला, मेरा ख्याल है पहला वाक्य है कि इलेक्शन बेचा गया, पैसे लिए गए सीटों के, बंदूक के जोर पे, टैंक के जोर पे। उसके बाद जी आसिम मुनीर ने 90% पाकिस्तानियों के वोट बंदूक की नोक पर छीन लिए, निजाम अदल को यरगमाल बनाया। सारे जज यरगमाल है, इमरान खान भी यरगमाल है, इमरान खान भी अगवा है, जर्नैलों ने इमरान खान को अगवा कर रखा है। जी पर्दादार औरत के खिलाफ इंसानी तारीख का सबसे घटिया मुकदमा बनाया। उमवियों और अब्बासियों ने इद्दत का केस नहीं बनाया। पता है आपको, ये केस कभी नहीं बना, इन्होंने बनाया। खवातीन को कैद किया, अभी देख लें, सनम जावेद, आलिया हमजा, फलक जावेद, उन पर तशद्दुद किया, उनकी इज्जतें पमाल की, इज्जतें, दुपट्टे छीने। तैयबा राजा को रोड पे घसीटा गया। आसिम मुनीर आगिस्टो पिनोशे से ज्यादा फाशिस्ट डिक्टेटर हैं। यानी अगर हम आगिस्टो पिनोशे और जनरल आसिम मुनीर का मुकाबला करें तो जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पे हैं, आगिस्टो पिनोशे नहीं, क्योंकि आगिस्टो पिनोशे का मजहब और था, हमारा मजहब और है। फिर हाफिज होने का दावा है, रियासत तैयबा, चले रियासत मदीना नहीं कहते, बुरा लगता है, रियासत तैयबा का दावा है। बहरहाल मुख्तसर ये कि रायन ग्रिम ने सबके कपड़े उतार के चौक में लटका दिए हैं। इमरान खान फातेह है, इमरान खान सुरखरू है, इमरान खान जैसा कोई नहीं। जर्नैल इमरान खान की पेशावरी जूती के बराबर नहीं है। हारून रशीद साहब कहते हैं कि आज फौज में खुफिया वोटिंग कराई जाए, इमरान खान 90% वोट लेगा। फिर वो एक वाकया बताते हैं कि 8 फरवरी को मुझे फोन आया एक जनरल का, और उस जनरल ने फोन पे कहा कि बाबे तुम्हारे दोस्त को वोट डाल आया हूं। जनरल ने 8 फरवरी को कि मुझे फोन, इमरान खान दोस्त है हारून रशीद के, कि बाबे तुम्हारे दोस्त को वोट डाल आया हूं। वो कहते हैं अगर खुफिया रायशुमारी कराई जाए 90% इमरान, और कंटोनमेंट सबसे इमरान जीता। ये मैं जहां रहता हूं, ये जीएचक्यू का हल्का है, जीएचक्यू का, झाड़ू फेर दिया पीटीआई ने, इस हल्के में जीएचक्यू है, बीएचए सब में इमरान जीता। तो फिर हारून रशीद साहब की बात ठीक है,
बहरहाल अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इन 3 जर्नैलों को निशान इबरत बनाना पड़ेगा। ये अमरीकी कॉलोनी नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये जर्नैलों के बाप का मुल्क नहीं है, ये फौज ने आजाद नहीं कराया था, ये एक वकील और एक सियासतदान साफ सुथरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया था। न सिर्फ जर्नैलों को बल्कि जजों को भी निशान इबरत, बल्कि सहाफियों को भी निशान इबरत बनाना पड़ेगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।